वो जो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, वेलोसिटी सेपरेशन वाला, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। डायग्राम से तो मेरे ख्याल से क्लियर है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, है ना? यस सर। तो बताना क्या है कि ये कितने एंगल से बेंड करेगा। मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूँ, वो लाइन दिखेगी कि नहीं पता नहीं, मुझे इस लाइन दिख रहा है, यस सर। इसके साथ ये एंगल थीटा कितना होगा ये बताना है ना? यही ना बताना है। हम्म। यस सर। अब देखो ये तो हिंज है, ये क्या है, हिंज। ध्यान दीजिएगा, हिंज क्या करता है पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार फिर से बता रहा हूं। हिंज अप्लाइज फोर्स बट नो नोट नॉट टॉर्क, है ना? हिंज क्या करता है, फोर्स तो अप्लाई करता है पर टॉर्क अप्लाई नहीं करता। राइट बेटा? बेसिकली ये जो मेरा फोटोग्राफ है इस पे ऊपर हिंज क्या करेगा सर? हिंज दो तरीके के फोर्स लगा सकता है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। बेसिकली किसी भी रैंडम डायरेक्शन में कितना ही फोर्स लगा सकता है हिंज, पर टॉर्क अप्लाई नहीं कर सकता, है ना? यस। ओके। तो बेसिकली अब इसको इस ये जो फोटोग्राफ है इसके ऊपर और कौन 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 से फोर्सेस लगेंगे? एफ एक्स एफ वाई तो लगा ही, साथ में और क्या फोर्स लग सकता है सर? साथ में यहाँ पर एक एम जी फोर्स लगेगा ही लगेगा, हाँ या ना? यस सर। कहाँ पे लगेगा? सेंटर पे। हमें क्या चाहिए, इस ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो एफ एक्स है वो कितना है, जीरो। ये एफ एक्स फोर्स जीरो हो गया। हमें नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन भी जीरो चाहिए। मतलब क्या हो गया, एफ वाई कितना हो गया, एम जी के जीरो। बराबर हो गया, है ना? समझ में आई बात? ये एफ वाई यस। एम जी को बैलेंस करेगा। और हमें टॉर्क भी जीरो चाहिए किसी एक एक्सिस के अबाउट। अब देखो एफ एक्स है नहीं, एफ वाई और एम जी इक्वल हैं, तो इनका जो टॉर्क होगा वो तो हर एक एक्सिस के अबाउट कॉन्स्टेंट ही होगा, क्योंकि ये बेसिकली कपल है, राइट? यस सर। और कपल का टॉर्क कितना होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इंटू फोर्स, राइट? राइट या रॉन्ग? यस सर। मतलब क्या हुआ, यस एम सर। जी जो है ना वो सीधे इसके नीचे रहना चाहिए, हिंज के, है ना? सो वॉट एवर हैपन्स, एम जी ऐसे लगेगा और हिंज यहां रहेगा।
तब जाके कुछ बात बनेगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो सर। बेसिकली डायग्राम ठीक से बना नहीं, बट तो ऐसे कह रहा हूँ। एमजी तो सेंटर पे रहने वाला है, यस सीधी सी बात है कि ये ए था तो ये कितना होगा, a/2, और ये पूरा बी था तो ये कितना हो जाएगा, b/2। ये एंगल थीटा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, a/b। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/b। कॉन्सेप्ट ये है कि इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास हिंज के सीधे ऊपर रहने वाला, सीधे नीचे रहने वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, अगर ग्रेविटेशन और हिंज के अलावा और कोई फोर्स नहीं है तो, आया ना? यस सर। कोई दिक्कत? ये सिखाया था ना अपन को, मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। अरे वो सब बता रहा था ना, वो तोता मैना वाला, क्या सिखा रहा था मैं? यस सर, सरफेस वाला ये तो कैसे बता बैलेंस था। करता है। याद आया कुछ सब तो लोगों उसमें को? सेंटर ऑफ मास नीचे चल जाता है, इसलिए वो नीचे नहीं नीचे। याद आया? सब लोगों को याद आ यस गया? सर। जैसे खड़ा चिड़िया उल्टी खड़ी रहती है, क्योंकि इसका यस सर। बेसिकली सेंटर ऑफ मास हमें क्या चाहिए, हिंज से नीचे चाहिए, है ना? तो सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे, डायरेक्टली कहानी खत्म। सिंपल या डिफिकल्ट? सिंपल। अगर सेंटर ऑफ मास हिंज के ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, उल्टा आने की कोशिश करेगा और उस केस में चिड़िया गिर जाएगी, है ना? यस सर। यस सर। चलो, आगे बढ़े। सर एक मिनट। यस सर डन। सर हो गया। इस बार का जेई पेपर देखा किसी ने? यस सर। सब कुछ पढ़ाए हुए के अंदर से ही आया है, आप लोगों को तो खैर अभी तक बहुत कम पढ़ाया गया है। सब कुछ मतलब, एक दो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर थे, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इतना लेंदी थे कि एग्जाम में करने जाओगे तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, वो मतलब अगर उनको आपने सही से समझ लिया, पेपर में कुछ नहीं करना था, अगर आपने सही क्वेश्चन चूज कर लिए नंबर आ जाएंगे। पेपर ऐसा था फिजिक्स का। बाकी मैथ्स का पेपर सुनने में आया बहुत लेंदी था, लेकिन फिजिक्स का पेपर ऐसा था कि अगर आपने मतलब सही क्वेश्चन छोड़ दिए तो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न देख रहा हूँ कि कुछ पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं फिजिक्स को लेकर, ठीक है? उन एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे रहा है आईआईटी। जैसे इस बार एक बहुत ही पॉपुलर सा एक्सपेरिमेंट है, क्या होता है कि एक बॉटल है, बॉटल के अंदर हम लोग एक ड्रॉपर रख देते हैं, क्या रख देते हैं? ड्रॉपर समझते हो ना, जिससे बच्चों को दवाई पिलाते हैं। यस सर। यस सर। बॉटल के अंदर हम लोगों ने एक ड्रॉपर रख दिया, बॉटल भर दिया, और इसके अंदर हम लोगों ने एक ड्रॉपर रख दिया। ड्रॉपर में ये तो दबने वाला है और नीचे प्लास्टिक का पोर्शन जो था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं डायग्राम में क्या था, बट ये ड्रॉपर है, ठीक है? ड्रॉपर में हम लोग कुछ इस तरीके तक पानी भरते हैं या अंदर लिक्विड भरते हैं कि ड्रॉपर जस्ट सरफेस पे, पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है, जस्ट पानी का जहां पे लेवल होता है ना वहां तक फ्लोट कर रहा होता है, पानी ऊपर तक नहीं भरा हुआ है, पानी यहीं तक भरा हुआ है, और ड्रॉपर जो है पानी के जस्ट सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, बॉटल जो है प्लास्टिक की है, इसको जब हम प्रेस करते हैं हाथ में पकड़ के, इसको जब दबाते हैं तो पता क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं? यस सर। प्रेशर इंक्रीज होगा तो पानी के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे कि जो रबर वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या होगा,
ये प्रेस हो, ये दब जाएगा, थोड़ा सा दबेगा कि नहीं दबेगा? Yes, sir. या तो ये दब जाएगा, और अगर ये दबने लायक नहीं हुआ तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐसे घुस जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अंदर जब पानी घुस जाएगा तो बेसिकली या तो अंदर पानी घुस जाए या ड्रॉपर दब जाए, ये क्या नाम है, रबर वाला पोर्शन जो है दब जाए। अगर ये प्रेस हो गया तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यस और नो? Yes, sir. वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बॉयंट फोर्स घटेगा। बॉयंट फोर्स हल्का फुल्का याद हो आप लोगों को तो, Yes, sir. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, Yes, है ना? Liquid displaced. हाँ, तो वो दब जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा तो बॉयंट फोर्स घट जाएगा। बॉयंट फोर्स घट जाएगा तो क्या होगा, ये डूब जाएगा, हाँ या ना? यस yes, sir. इस एक्सपेरिमेंट पे सीधा क्वेश्चन, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है? समझ में आया? आजकल पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा है जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स पे, जो थोड़े से पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं क्लास 10th तक के और 12th तक के लेवल के, उनके ऊपर क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है? तो अच्छा कर रहा है आईआईटी इस मामले में, अच्छा काम कर रहा है। तो बाकी जो क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के, जो भी सिलेबस के अंदर से आए थे वो ठीक ही थे। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था जो थोड़ा बहुत लेंदी था पेपर 2 में। पेपर 1 तो आसान ही था, पेपर 1 में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का भी क्वेश्चन आसान ही था, लेकिन पेपर 2 में जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंदी था और थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। बाकी आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है, अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया था तो आप सारे बना सकते थे। यूनिट्स एंड डायमेंशन का हलवा क्वेश्चन आया था एकदम, लेकिन आप लोग अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास 12th के बेसिस पे था। एक वर्नियर कैलिपर के पीछे पड़ा हुआ है आईआईटी, कुछ साल पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था बेसिक सा, फिर से पूछा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के ऊपर। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर और जो भी एक्सपेरिमेंट्स है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है? सर वो भी पूछा था जो पैरेलैक्स है हम लोग का हम लोगों का सर, पैरेलैक्स सिलेबस में है। बिल्कुल है। पैरालैक्स में कुछ होता थोड़ा ना यार, पैरालैक्स तो बहुत लल्लू लल्लू सी चीज़ है, एकदम लल्लू सी चीज़ है, मतलब एक लाइन समझानी होती है क्लास के अंदर, ठीक है? लेकिन वो ऑप्टिक्स में आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है? सर वो यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी थोड़ा सा बताएं। यूनिट्स एंड डायमेंशन, सर पैरेलैक्स मेथड से कैसे डिग्री एंगल माप सकते हैं? हाँ बेटा, पैरालैक्स बेसिकली आर थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, मान लो इस किसी आप स्टार को देख रहे हो यहाँ से, अर्थ के दो पोजीशन से, आपने इस पोजीशन से देखा, देखा इतने एंगल पर है, इस पोजीशन से देखा, देखा इतने एंगल पर है। मान लो आपने किस तरीके से दोनों एंगल मेजर कर लिए, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस ये वाला एंगल बन जाएगा, और जो डिस्टेंस आएगा क्या हो जाएगा, दिस एंगल इंटू आर, हाँ है ना? यस सर। यही है पैरालैक्स मेथड, और कुछ नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देख के करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो 2 पॉइंट सिलेक्ट किए गए हैं वो एक यहाँ है और एक यहाँ है, और आपने डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया गया, एंगल यहाँ पे मेजर किया गया, तो ये डिस्टेंस आर थीटा नहीं है ना, समझो बात को। अगर आप इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये तो आर थीटा, पर अगर टेढ़ा मेजर कर दोगे तो ये आर थीटा थोड़ा ना होगा। ये अगर एंगल अल्फा है तो दिस कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर थीटा होगा ना बेटा। यस यस सर। तो ये एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है, बाकी सब पैरेलैक्स मेथड में कुछ है नहीं, ठीक है? यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है ना, उसको एक बार एनसीईआरटी से रीड जरूर करना, क्योंकि छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें दे रखे हैं, डिस्टेंसेस कैसे मेजर की गई हैं वगैरह वगैरह, ठीक है? तो एनसीईआरटी से एक बार पढ़ जरूर लेना, उसमें कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो क्लास में नहीं कराए गए होंगे, ठीक है, अभी तक, बट डोंट वरी, सब हो जाएगा। आगे बढ़े? यस चलो फिर क्या पढ़ना था इसके बाद, हम लोग क्या पढ़ रहे सर थे? एक बार पीछे वाला पेज देख लो। हो गया सर। हो गया? अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आपको इसी तरीके का कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है?
क्या बोला जाएगा, वही जो एक मतलब यही बता दिया जाएगा, क्या क्या बोलते हैं, एक गुड्डा है, जिसको गुड्डा जो एक तरीके का सिलेंडर है बेसिकली, जो इस तरीके से एक नोक पे खड़ा है ना, इसके दो आर्म्स बना दिए हैं, मतलब लकड़ी का वो है, वही जो सिचुएशन समझ गए हो गया, आपके नहीं समझे हो, ये पेंसिल है बेसिकली, समझ गए? हम्म। सर चिड़िया वाला। हाँ, वही चिड़िया वाला ही है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से बताकर कि इसका मास इतना है, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसका मास इतना है, इसका सेंटर मास यहाँ पर है, ये इसका मास आप निगलेक्ट कर दीजिए, इसका मास इतना है, तो बताओ ये लेंथ, ये एंगल थीटा दे दिया है, बताओ तो ये लेंथ एल कितनी होगी मिनिमम, सो दैट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि भैया जो सेंटर ऑफ मास है उसको इसके नीचे कर दो, है ना, है ना। यस। पर भगवान जाने क्यों, मैंने आज तक जितनी भी बुक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा है, 2-3 बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन इसी तरीके के सिमिलर कॉन्सेप्ट पे डिजाइन किए हुए, वो पता नहीं क्या वो लोग पागल वागल हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। वो लोग क्या करेंगे मालूम है, इसको इस सिचुएशन में रखेंगे, फिर इसको यहां से अल्फा एंगल से घुमा देंगे, और इस नई सिचुएशन में टॉर्क निकालेंगे सारा डायमेंशंस के हिसाब से, लेंथ एल के हिसाब से, ठीक है। और लेकिन देखो टॉर्क अगर अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब तो स्टेबल है, नहीं तो स्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अल्टीमेटली तो वही होगा ना, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास नीचे होगा तो अगर आप इधर मूव करोगे सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, mg फोर्स इधर लगेगा, राइट, तो टॉर्क ऑटोमेटिकली उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यस। समझ में आया? तो जब हम सेंटर ऑफ मास नीचे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो सही, वो जो जितनी भी बुक्स हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट एकदम सही लगाया है, क्या कि जब आप किसी इसको घुमाओगे तो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कह सकते हो, राइट, कॉन्सेप्चुअली एकदम सही है। बट यार जब इतना सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों हम फालतू दिमाग लगाएं, है ना, है ना। यस। सर अब देखो, आपने वो वाला क्वेश्चन देखा होगा वैन वाला, जो अपन ने पहले भी कर रखा है, वैन में एक बॉब टंग रहा है, याद है, यस सर और यस। वैन आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो बताओ इक्विलिब्रियम क्या होगा, याद है? अगर देखा जाए तो यहां पर फोर्स थोड़ा ना इक्वेट करना है, यहां तो टॉर्क जीरो करना होगा ना बेटा, इस पॉइंट के अबाउट। बोलो, क्योंकि रोटेशन रोटेशन रोकना है ना आपको, बोलो। यस सर। तो mg फोर्स नीचे लगा, ma फोर्स पीछे लगा, जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट वो जीरो होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, लेंथ अगर l है तो l साइन थीटा इंटू एम जी मस्ट बी बैलेंस्ड बाय l cos थीटा इंटू एम ए, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। आ गया कि नहीं आ गया, यस सर यस। समझ में आई बात? यस सर। चलो इस पे आगे और बात करेंगे इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे। अभी उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये समझ लो कि जेई एडवांस में क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें से करीब करीब 30-40% क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आएंगे, ठीक है, मतलब एटलीस्ट उसमें एक ही क्वेश्चन तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की लगी जाएगी, ओके बेटा, और भी इक्वेशंस लग सकती हैं, पर 40-50% क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम की लगी जाएगी। ये जेई एडवांस के लिए कह रहा हूँ, जेई मेन में भी कम से कम 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बाकी क्योंकि जेई मेन में क्या 50% क्वेश्चन तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही आते हैं, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक बार देख लेते हैं कि भैया क्या होता है। देखो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ा था बताइए तो, सर m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ना ये नहीं पढ़ा था। थ्योरी क्या थी, थ्योरी सिंपल सी थी सर, कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन मोमेंटम इज कांस्टेंट, यस सर है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सर इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन
एंगुलर मोमेंटम इज इफ नेट, अच्छा, इफ नेट टॉर्क इज जीरो, कौन सा वाला, एक्सटर्नल वाला, देन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया सिस्टम? तो बेसिकली इसमें आपको टॉर्क कौन सा लिखना है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क तो ऐसे भी जीरो होना है। क्यों? मैं यहाँ कह रहा हूं नोट करने के लिए, वैसे पहले मैंने मेरे ख्याल से पहले ही बताया होगा, नहीं बताया तो अभी सीख लो। नेट टॉर्क इंटरनल हमेशा जीरो होता है। क्यों? आप बोलोगे सर क्योंकि नेट फोर्स, क्योंकि नेट इंटरनल फोर्स जीरो होता है इसलिए नेट इंटरनल टॉर्क भी जीरो होगा। ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? हम्म, बोलो ना। यस नहीं, नेट फोर्स जीरो होने पे नेट टॉर्क जीरो होना जरूरी है क्या? नहीं। कपल, याद है? यस लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं नेट इंटरनल टॉर्क हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर में मिलेंगे आपको, एक्शन रिएक्शन पेयर में। यस और नो? इसलिए ना नेट नेट इंटरनल फोर्स जीरो होता है, क्योंकि हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में रहते हैं नेट। यस सर। और एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि वो दोनों हमेशा सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करते हैं, है ना? यस सर। दिस इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1। ये हमेशा सेम लाइन ऑफ एक्शन पे रखते हैं। एज एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट along सेम लाइन, हमेशा सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है दोनों का, है ना? यस सर। तो यस सर। इसलिए ये जो पेयर बना, जो कपल बना, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है दोनों लाइन्स ऑफ एक्शन के बीच में, इसलिए इसका टॉर्क कितना हो गया? जीरो। तो हर कपल का टॉर्क जीरो है, हर एक्शन रिएक्शन पेयर का टॉर्क जीरो है, इसलिए नेट इंटरनल टॉर्क भी जीरो ही होता है हमेशा। इनफैक्ट इसीलिए, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम लाइन पे लगते ही इसलिए हैं, सेम लाइन पे लगना उनकी मजबूरी इसीलिए है क्योंकि नेट टॉर्क को जीरो करना है। नहीं तो पता क्या होगा? जस्ट इमेजिन दिस, एक बॉडी ए यहां है, दूसरी बॉडी बी यहां है, ठीक है? मान लो ए और बी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो ऐसे लग रहा है, इंटरनल फोर्स, तो एक टॉर्क आ जाएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये जो फोर्स है बेसिकली, मान लीजिए समहाउ इसका लॉ है कि जो फोर्स लगेंगे दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से थीटा एंगल पे लगता है, ठीक है? थीटा जीरो नहीं है। तो क्या होगा मालूम है? होगा ये कि इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क आ गया और ये घूमना शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अच्छा अगर ये लॉ है तो एक काम करता हूं, इन दोनों को एक रॉड से बांध देता हूं, इन दोनों के बीच में एक रॉड फिक्स कर देता हूं। तो टॉर्क लग रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, रॉड के बाद एक जोर जोर से अपने आप घूमना शुरू कर गया, बिना कुछ किए मोटर बन गया अपना, हाँ या ना? बना कि नहीं? सर ये और एक बार बोलिए। मैं कह रहा हूं अगर इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लगे, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए ये ए और बी है, दोनों का जो फोर्स है कुछ दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से थीटा एंगल पे लगते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मैं इन दोनों को एक रॉड से कनेक्ट कर दूंगा तो ये एक पूरा रिजिड बॉडी बन गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और इस टॉर्क की वजह से रिजिड बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है, पंखा तो ऐसे ही चल गया। यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी धज्जियां उड़ जाएंगी, हाँ या ना? यस सर। सर। सो बहुत जरूरी है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो हमेशा सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट करें, हाँ या ना? यस सर। यस सर।
कॉपी कर लो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, इस पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। पर पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इसको लेके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लेके। देन उसके बारे में हम लोग थोड़ी और बातें करेंगे डिटेल में कि उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ूँ आगे? यस यस सर। क्वेश्चन है, a disk of mass m and radius r is rotating about vertical axle with angular velocity omega naught। ये डिस्क है रेड वाला, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। इसका रेडियस आपको दे रखा है r और आपको इसका मास भी दे रखा है m, है ना। a smaller disk of mass small m and radius small r is gently put on the previous disk along same axle। ये जो छोटा वाला क्या बोलेंगे इसको, डिस्क है, ये इनिशियली रेस्ट पर है, उसको धीरे से हम लोगों ने इस बड़े वाले डिस्क के ऊपर रख दिया जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा था। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ड्यू टू फ्रिक्शन इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी। यस और नो? यस सर। And we need to find that common angular velocity with which both disks will rotate after some time. Okay? ओके सर। We need to also find the loss in kinetic energy during the process. Kinetic energy का लॉस होगा क्या? गेन नहीं हो सकता क्या? पहले एक चीज रोटेट करी थी, दोनों रोटेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होना चाहिए ना। सर पर वो एनर्जी तो उसी से लिए है। हाँ देखो भाई, अल्टीमेटली क्या है, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन है ना, तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस ही होने वाला है। गेन तो हो ही नहीं सकता, गेन कहाँ से होगा, कहाँ से आ रही एनर्जी, यस सर। है ना। तो शुरुआत करें इसकी। देखो यस सर। हम करेंगे, मैंने अपना सिस्टम लिया। सबसे पहले जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन में सिस्टम लेना पड़ता था ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी सिस्टम लेंगे। सिस्टम क्या लिया अपन ने, बोथ डिस्क, डिस्क 1 प्लस डिस्क 2, ठीक है, समझ में आई बात। और हम लोग इस एक्सिस के अबाउट बात करेंगे, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट बात करेंगे। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है इस एक्सिस के अबाउट। तो सर क्योंकि डिस्क है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, क्योंकि प्योर रोटेशन है आई ओमेगा, राइट, प्लस क्योंकि छोटी वाली डिस्क रेस्ट पे थी 0, हाँ है ना, बोलो। यस सर। और फाइनली जब दोनों चिपक गए, दोनों साथ में मूव करने लग गए, तो उस वक्त का फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों के फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लेता हूँ, तो हो जाएगा M R²/2 ओमेगा प्लस m r²/2 ओमेगा। यस और नो? यस सर। Now by law of conservation of angular momentum I can say that final angular momentum is equal to initial angular momentum, that is equal to, sorry, this means capital M r²/2 plus small m r²/2 into omega is equal to capital M r²/2 omega naught, हाँ या ना। यस सर। That means omega is equal to capital M R² upon capital M R² plus small m r² into omega naught. Yes or no? Yes sir. Obviously I can find the loss in kinetic energy. K initial is equal to
हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड के फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? सो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इनिशियल माइनस के फाइनल। ये ओमेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, ये ओमेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमें सॉल्व करना होगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो जरा देखो, बात को समझो। यहां क्या हुआ? इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क तो एक्ट कर नहीं रहा है। कोई एक्सटर्नल टॉर्क है क्या इस एक्सिस के अबाउट? है क्या? नो सर। नहीं है, कहीं से कोई टॉर्क लगाने वाला है नहीं। फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन तो इंटरनल है ना, दोनों के बीच में लग रहा है ना। सो सर कोई टॉर्क तो है नहीं। सर अगर कोई टॉर्क नहीं है तो मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, पहले क्या है, सिर्फ एक डिस्क रोटेट कर रही थी, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा। ओके, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1 मान लेते हैं। इसका I2 है, पर ये तो रोटेट नहीं कर रहा, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं शुरुआत में। जब दोनों को चिपका दिया, मतलब जब दोनों साथ में घूमने लगे, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? I1 प्लस I2। यस और नो? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, है ना? यस सर। और आई ओमेगा तो कांस्टेंट होने वाला है, इसलिए ओमेगा डिक्रीज हो गया। आई इंक्रीज हुआ तो ओमेगा को डिक्रीज होना पड़ा, आया ना? बोलो। यस सर। चलो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? देखो अभी तक तो मेरे ख्याल से चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ है क्या अभी तक डिफिकल्ट? मतलब जो आपके सेंटर ऑफ मास और इन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो? हम्म, बेकार में ही बदनाम है ना चैप्टर। यस सर। यस सर। ओके। हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग यहाँ बहुत लाइन कट रहा है। क्या कट रहा है? लाइन से पावर बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है। सर पिछला 2-3 हफ्ता से बारिश के बाद सर दिन में मतलब 20-30 बार लाइन कटता है, फिर आता है, फिर जाता है। सर तो बीच में रूटर लगा हुआ है, तो 1 मिनट में एग्जिट हो जाता ओके ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो पढ़िए।
ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए, ठीक है ना। हो गया, नहीं हुआ? चलो देखो क्या बोला है कि ये आपके पास एक टर्न टेबल है जो कि इस एक्सिस के अबाउट, टेबल के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है ना, ऐसे ही रोटेट कर सकता है। ओके बेटा। यस अ, लेकिन क्या है, इसके ऊपर एक चूहा है जो इस तरीके से घूम रहा है। चूहा कैसे घूम रहा है? इस तरीके से घूम रहा है ना। सो ऑब्वियसली टेबल कैसे जाएगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ना। सोच के देखो, राइट? यस समझ में आ रहा है? क्योंकि चूहे के पैर से जो फ्रिक्शन लगेगा वो टेबल को उल्टा घुमाएगा, है ना। यस अच्छा। अब एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये कि चूहे की वेलोसिटी कितनी होगी? v दे रखा ना क्वेश्चन में? यस नहीं, v माइनस ओमेगा आर होगा ना, क्योंकि चूहा तो टेबल के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है ना ओमेगा वेलोसिटी v से, और टेबल उल्टा घूमेगा ओमेगा आर से। सो चूहे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस ओमेगा आर। जैसे रिवर में वेलोसिटी बदल जाती है, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो, राइट? यस ओके, नाउ नो एक्सटर्नल फोर्स या नो एक्सटर्नल टॉर्क, है ना, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो भी टॉर्क लग रहा है वो बेसिकली फ्रिक्शन का ही है। चूहे के ऊपर पीछे लग रहा है फ्रिक्शन का टॉर्क, और टेबल के ऊपर, सॉरी, चूहे के ऊपर आगे लग रहा है और फ्रिक्शन के ऊपर पीछे लग रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है ना। यस तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया। इफ पहले सिस्टम क्या लिया मैंने? टेबल प्लस माउस, है ना। तो टेबल प्लस माउस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो बताइए?
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। यस अब ध्यान दीजिएगा, इनिशियली माउस जो है वो बैठा हुआ था चुपचाप, है ना। यस मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0 है, जीरो। जीरो। इसलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होने वाला है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होने वाला है। किस किस का फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 होने वाला है, टेबल प्लस चूहा सिस्टम का, राइट। यस सो मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब अब देखो दोनों का एंगुलर मोमेंटम है तो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों की ओमेगा अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए क्या लिखूंगा, चूहे का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस का और कितना हो जाएगा, आर इंटू एम वी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, दोनों म्यूचुअल रेडियस आर और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए, राइट। यस वी माइनस ओमेगा आर, वी की जगह वी माइनस ओमेगा आर यूज होगा ना। दिस हैज टू बी इक्वल टू, सॉरी दिस हैज टू बी इक्वल टू क्यों, माइनस आई ओमेगा हैज टू बी इक्वल टू 0, है ना। कोई दिक्कत, दिस implies एम वी आर इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, यस और नो। यस कॉपी कर लो बस। सर फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो क्यों लिखे सर, समझ में नहीं आया। क्योंकि एल इनिशियल 0 है इसलिए। ओके सर। बेटा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 ना, उसकी सही वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट करो। देखो ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है ये किस डायरेक्शन में है, सर इसका डायरेक्शन है ऐसे, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर है, और क्योंकि टेबल उल्टा घूम रही है इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे है, इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, है ना। यस सर। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं। यस सर। हो गया, ठीक है फिर आगे बढ़े। यस
हुआ? क्वेश्चन कॉपी हुआ? यस देख लो ये ऐसे घूम रहा है पहले से, और क्या होता है, ये जो बीटल है ये क्रॉल करके सेंटर की तरफ आने लगता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि जब ये बीटल क्रॉल करके सेंटर की तरफ आएगा तो इस डिस्क की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, सर, क्योंकि फ्रिक्शन रहता क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ही नहीं है ना? है। है ना? बोलो, अरे बोलो ना भाई। यस सर। यस सर। चलो, जब फोर्स के टर्म्स में सोच रहे हो तो एक एटलीस्ट एक बार को सोचने में तो दिक्कत हो रही है कि हाँ सर, इस यही लग रहा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट? बट सोचिए जरा, जब ये यहाँ पर है, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, आया ना? और जब Yes. जब यही बीटल यहाँ पहुँच जाएगा तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि इस पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा ना? यस सर। और अगर इस पे अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा है, किसने लगाया है? इसी टेबल ने लगाया, फ्रिक्शन फोर्स। तो मतलब इसने टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगाया होगा या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाया होगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, हाँ या ना? सर, पर टेबल तो फ्रिक्शन रहती है। टेबल का एक्सल फ्रिक्शनलेस है बेटा, कहाँ लिखा है? ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर लिखा है बेटा, सही देखो। सर बट रेडियल एक्सेलरेशन भी तो लगेगा। बात समझो, टेबल फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ठीक है? मतलब टेबल को घूमने में कोई तकलीफ नहीं है, ये कह रहा है। टेबल और इसके बीच में तो फ्रिक्शन हो ही सकता है ना, और वो है, तो वरना ये क्रॉल कैसे करेगा? यस सर। चलो, तो समझ रहे हो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है, पक्के से इंक्रीज होगी। और मैं आपको इसके प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ, सुनने? यस सर। एक काम करना, अब वो टर्न होने वाली चेयर होती है ना, जिसमें जैसे चेयर पे मैं बैठा हूँ, यहाँ तो वीडियो में आएगा नहीं, पर ऐसी चेयर होती है ना, यस सर। हम्म ये तो वैसे भी थोड़ी वीक है और मैं थोड़ा भारी हूँ, तो इस पर तो मैं हरकतें करूँगा भी नहीं ऐसी। बट ये जो टर्न होने वाली टेबल होती है, उस पर एक काम करना, उसको ऐसे, उस पर ऐसे गोल 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 घूमना, ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी से, और पैर को ऊपर कर लेना, ठीक है? हाथ पैर फैला के चारों तरफ ऐसे करके घूमना, ठीक है? ओके। और उसके बाद सडनली जब छोड़ चुके होगे, जब हाथ पैर सब हवा में होंगे, तो सडनली सारे हाथ पैर को ऐसे पास में ले आना, ठीक है? क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर, सब स्केटर लोग ऐसे ही करते हैं। रेपुटेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी मालूम है? क्योंकि जैसे ही आप मास को एक्सिस के पास में लेके आए, वैसे ही क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, है ना? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, आई डिक्रीज हो गया, तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा? यस। वही काम यहाँ पे हो रहा है। अभी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि मास दूर है, मास जब पास में आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज होना ही पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? यस सर, बहुत सारे स्केटर लोग ऐसे करते हैं जब टॉप स्पीड पे जाते अब सुनो, आप लोगों ने कभी वो आइस स्केटिंग वाला डांस, एक तो आइस स्केटिंग नॉर्मल रेस वेस होती है, एक आइस पे डांस करते हैं, एक लड़का और एक लड़की, देखा है कभी? हैं। यस सर। बड़े सुंदर से डांस होता है ना? तो उसमें आपको याद होगा, शायद आप ये सीन याद कर पाओ
कि लड़की जो है वो बड़े बड़े राउंड में घूम रही होती है, हाथ पैर फैला के पूरा घूम रही होती है, और यस सडनली अपना हाथ सीधे ऊपर कर देती है, हाथ और पैर और हाथ सबको एकदम सिकोड़ लेती है, तो एकदम लट्टू की तरह घूमना शुरू कर देती है। यस सर ध्यान है? हम्म यस सर नहीं ध्यान है? सर देखे नहीं है। हम्म, मेरे पास नहीं है ऐसा कोई वीडियो जो मैं क्लास में दिखा सकूं, बट इट्स क्वाइट कॉमन। अगर आपको कभी देखने की इच्छा हो तो आप देख सकते हो कि क्या होता है ना, कि मतलब क्योंकि वो हाथ पैर को अपने पास में ले आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम डिक्रीज हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इस वजह से ओमेगा बढ़ जाता है और वो जोर जोर से ऐसे घूमने लग जाती है। इसके बड़े लेवल के भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप सोचिए, अर्थ है ना, अर्थ। हम्म यस सर। अर्थ का जो क्या बोलेंगे, अर्थ के अंदर कोयला है, लोहा है, सब माइनिंग करते हैं हम लोग, है ना। माइनिंग करके हम लोग उसे उससे बनाए थे ऊंची ऊंची बिल्डिंग, है ना। तो क्या होता है, जो मास है उसको हम अर्थ के अंदर से उठाकर दूर ले गए, मतलब अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लेके चले गए मास को। यस और नो? यस और नो? यस सर। इसके अलावा हमने पेट्रोल जलाया, हमने कोयला जलाया, हमने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आइस कैप वो मेल्ट हुआ। यस आइस सर। कैप मेल्ट होकर किधर गया, इक्वेटर की तरफ आया, क्योंकि पोल से हटा तो इक्वेटर की तरफ ना आएगा। हम्म यस सर। जब इक्वेटर की तरफ आया तो फिर से एक्सिस से दूर गया मास, मोमेंट ऑफ यस अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ कि नहीं। यस इस वजह से अर्थ के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। दिन का जो दिन का जो ड्यूरेशन था 24 आवर्स से इंक्रीज हो चुका है, पता है आपको, 0.001 सेकंड से। बट समझ गए ना बात को? हाँ, है ना। यस यस हम्म यस सर। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। प्योर रोटेशन जैसे केसेस के बारे में बात करूं, यहाँ तो खैर प्योर रोटेशन तो नहीं कह सकते इसको, बट अभी के लिए काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को खुद से।
बढ़ूँ आगे? ट्राई कर लिया? यस एक काम करो, नीचे वाले को ओमेगा नॉट बोल दो ताकि इसको ओमेगा बोल पाऊँ, ठीक है ना? ये डब्ल्यू नहीं, ओमेगा नॉट है, ठीक है ना? तो देखो भाई, क्या होगा, हम बोलेंगे सीधे सीधे एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। दैट मीन्स अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई ओमेगा प्लस आर माइनस वी टी इंटू एम ओमेगा आर माइनस वी टी, आर क्रॉस एम वी, है ना? देख रहे हो? आर माइनस वी टी डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर माइनस वी टी, हाँ है ना? इंटू मास तो रहेगा ही। दिस हैज टू बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली ये साथ में घूम रहा था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई प्लस एम आर स्क्वायर टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इंटू ओमेगा नॉट। So I have omega is equal to I plus mr square omega naught upon I plus mr minus vt का होल स्क्वायर। ओके, और I क्या है? तो I सर सीधे कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर है। देयरफॉर ओमेगा आप चाहो तो I की वैल्यू यहाँ डाल के निकाल सकते हो, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन का एक और एग्जांपल याद आया। अभी ओलंपिक्स में कुछ देखा था आप लोगों ने? थोड़ा बहुत भी नहीं देखा होगा, देखा है? यस यस सर। देखा है, बड़ा बहुत बहुत टाइम आप लोगों के पास। डाइविंग देखा, कोई डाइविंग करते देखा एथलीट्स को, जो डाइव करके नीचे स्विमिंग पूल में जाते हैं? यस यस सर। वो जो एथलीट स्विम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल्की एंगुलर वेलोसिटी से कूदते हैं और यहाँ पर वो इतने लंबे होते हैं, ठीक है? हाथ पैर पूरे स्ट्रेच करके रखते हैं, है ना? और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद हाथ पैर पूरा सिकोड़ लेते हैं और एकदम छोटे से बन जाते हैं ऐसे, राइट? यस इससे क्या हुआ, इन्होंने अपना साइज छोटा करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर लिया और इस वजह से ये जोर जोर से घूमते हुए गिरते हैं, है ना? और इनको नीचे गिरने तक शायद तक, मेरे को एग्जैक्टली स्पोर्ट्स के रूल याद नहीं, पर मेरे को ख्याल से ऐसा गेम होता है कि कितने राउंड कंप्लीट करके गिरेंगे ऐसा कुछ होता है ना, शायद एग्जैक्टली याद नहीं है। सर रोटेट करके करता है। घूमते घूमते धड़ पूरा घूमते हैं, फिर अंत में वापस टच करके सीधे अंदर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। यस नहीं देखा कभी? देख लेना, ये तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है? सर डाइव नहीं करते, सो क्या बोल, डाइविंग तो अंदर हो जाएगा, सो क्या बोलेंगे जंप करने को? जो भी नाम है, समझ गए ना बात को? यस यस सर। तो ये आपका एक और स्पोर्ट है जिसमें आपको खूब बार घूम घूम के चक्कर लगा के अंदर घुरना होता है। ये काम शायद जिम्नास्ट भी करते हैं, ठीक है? स्केटर, उसको जो जो मैं डांस वाला बता रहा था वो स्केटिंग डांस वाला था। अर्थ के ऊपर बता ही दिया, ये सारे एग्जांपल बता ही दिए। एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एग्जांपल और हम पहले ही देख चुके हैं, जो मैंने बोला था उस वक्त कि
जब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस लिख लो। याद है कुछ? क्या सर? मैंने कहीं पे बोला था आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद पढ़ा पाऊंगा, अभी अभी ठीक से नहीं बता पाऊंगा, किसी जगह पे बताया था मैंने आपको। केपलर्स लॉ ऑफ यस सर, एरियल वेलोसिटी याद है यस सर। ना? देखो भैया, ये सन है, सन के अराउंड प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, राइट? है ना? मुझे एक बात बताओ, एक प्लैनेट जो यहां पर था, जब यहां से मूव करके वो यहां पहुंचा, डी थीटा एंगल इसने कवर किया। कितना एंगल कवर किया? डी थीटा, ठीक है? सो उस वक्त अगर इसकी वेलोसिटी v है, हमें तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा चाहिए होगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए होगी ना, है ना? सर तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v, अगर ये डिस्टेंस r है तो v परपेंडिकुलर बाय r, दैट मीन्स v परपेंडिकुलर कितना हो गया? r ओमेगा हो गया। यस और नो? रेडियल जो था तो था, लेकिन डी थीटा एंगल में r में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए उसको बारे में दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना? तो उस केस में मैं इसको डी थीटा एंगल का सर्कल का पार्ट मान के इतना छोटा सा एरिया इग्नोर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो बहुत ही छोटा है ना डी थीटा एंगल है तो ये जो मेरा एरिया आया डी ए, ये डी ए को क्या क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि सर्कल का एरिया है, दैट कैन बी रिटन एज हाफ डी थीटा आर स्क्वायर। यस और नो? डी बाई डी टी कितना हो जाएगा? हाफ डी थीटा बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर। दिस मीन्स डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, है ना? अब अगर इस प्लैनेट का मास m है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, विच मीन्स डी ए बाई डी टी क्या हो गया? 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय m, दैट इज L बाय 2m। यस और नो? The rate at which area is swept is directly proportional to angular momentum, and because the force is acting towards the sun, ये किसके अबाउट है? दिस इज अबाउट सन, क्योंकि हमने r सन से लिया, mr स्क्वायर सन से लिया, है ना? सो आई कैन से दैट एज टॉर्क इज जीरो, क्योंकि सारे का सारा जो फोर्स लग रहा है वो सन की तरफ ही जा रहा है, एक्सिस से ही पास हो रहा है, तो टॉर्क जीरो है, देयरफॉर angular momentum is constant, which means L by 2m is constant, which means dA by dt is constant। ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? The rate at which area is being swept is constant, है ना? यस सर। Kepler's law from Newton's laws, right? सर हाँ बेटा, सर ये डी इक्वल हाफ इंटू डी थीटा आर स्क्वायर, सर वो समझ में नहीं आ रहा। किसी भी आर्क, किसी भी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हो? अगर एरिया ये थीटा है, रेडियस आर है, तो इसका एरिया ए कितना होता है? थीटा रेडियन में यूज करना है, नहीं मालूम है? पूरे सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यस इंटू थीटा बाई 2 पाई कर सकता हूँ। 2 पाई एंगल में पाई आर स्क्वायर, थीटा एंगल में थीटा बाई 2 का यूनिटरी मेथड, दिस इज इक्वल टू
हाफ थीटा आर स्क्वायर। ओके सर। हालांकि इस प्रूफ में एक गड़बड़ की मैंने, प्रूफ को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया है। ये देखने कोई पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता, उस गड़बड़ को आज नहीं घर जाके पकड़ना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है जिसकी वजह से प्लैनेट्स की वेलोसिटी दूर में कम होती है और पास में ज़्यादा होती है। समझ में आया? यस सर। है ना, क्योंकि सेम एरिया कवर करने के लिए पास में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एग्जांपल आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल बता सकता हूँ मैं, टोर्नेडो आता है ना, टोर्नेडो समझते हो? यस सर। यस सर। उसमें जो उसका सेंटर होता है उसके पास में विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, बाहर कम होती है। क्यों होती है मालूम है? क्योंकि विंड के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स जब घूम रहे हैं गोल गोल, ये पार्टिकल जब पास में आएंगे तो क्या होगा, आर डिक्रीज हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। और आपने वो वाला काम तो किया ही होगा कि एक आपकी लेट से आपका फिंगर है, ऐसा तो नहीं था फिंगर, लेट से आपका फिंगर है, मुझे नहीं बनाना आता बेटा, ड्राइंग तो अच्छी है नहीं मेरी, बट जो बोलूँ मान लो बस, और क्या कह सकता हूँ। इस फिंगर पे अगर आप एक रस्सी लेकर एक पत्थर को घुमाओ तो क्या होगा, ये रस्सी जब घूमेगी धीरे धीरे फिंगर के ऊपर वाइंड होती जाएगी, है ना। यस जब धीरे धीरे वाइंड होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा यस और इस पत्थर की वेलोसिटी जो इंक्रीज होती जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? यस सर। होता है ना। यस सर। यस तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं और इन सारे एप्लीकेशन पे एक एक क्वेश्चन बनाया था। एच सी वर्मा बोल रहा हूँ, इरोडो की तो शायद अब तो खैर अलग अलग पब्लिकेशंस अलग अलग फोटो डाल देती हैं, पर पहले जो ओरिजिनल पब्लिकेशन था जो हमारे टाइम पे आता था, एक ही पब्लिकेशन पब्लिश करती थी, मुझे याद नहीं कौन क्या नाम था उसका, उसकी बुक पे जो कवर पेज था उससे फोटो पता क्या बना हुआ था, ये रस्सी है, यहाँ पर ये क्या है, पत्थर है, और ये पत्थर, ये रस्सी को नीचे खींच रहा है वेलोसिटी v से, ये पत्थर ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन किसका था? यही वाला था ना क्वेश्चन। अब आईआईटी ने क्या किया कुछ 2 साल पहले या 3 साल पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी इसी कॉन्सेप्ट पे। उसने बोला मेरी रस्सी, मेरा जो हाथ है ना, मेरी जो उंगली है ना तो ये बहुत पतली है और ना ही ये स्टिल है। उसने इस उंगली का मोशन ऐसा बताया ऐसा कोन के अलॉन्ग, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत बन गया उन लोगों से। मतलब कई बार ऐसा कर चुके हैं वो लोग, जब भी वो रोटेशन पे ऊट पटांग क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं अक्सर गलती कर देते हैं। कौन कह रहा हूँ मतलब? जो उंगली का जो पाथ है ना, फिंगर का पाथ जो है ना, उसको ट्रैक करोगे तो क्या बन जाएगा, कोन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो उसको यूज करके कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है।
बट वो भी एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन और बहुत कंजर्वेशन नहीं, उसमें एंग्लो मोमेंटम के अलावा और भी चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें थे। वो तो खैर काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में है, काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चन था वो वाला। तो एक्चुअली कोशिश कर रहा है आईआईटी बार बार कुछ एडवांस क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की, और बार बार उसमें फेल हो जा रहा था। इस बार क्या किया उसने, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं ऊट पटांग, बस हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, अच्छे क्वेश्चन पूछे। ठीक है। अगर और गलती क्वेश्चन को कोई अटेम्प्ट करता है तो इसको फ्री में मार्क्स मिलेगा? अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तब भी फ्री में मार्क्स मिलता है। ठीक है। फिर तो अच्छा ही है। अच्छा क्या है भाई, वो बहुत गंदा है, आपका टाइम वेस्ट कर देता है, और नंबर तो किसी सबको मिला या किसी को नहीं मिला, बात बराबर है। मार्क्स से थोड़ा मतलब है, रैंक से मतलब है ना। रैंक तो सेम ही रहे। हाँ, सब्जेक्टिव है नहीं कि अटेम्प्ट करने के बाद नंबर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में सर मैंने अटेम्प्ट किया था लेकिन मेरा आंसर नहीं आया तो मैंने मार्क नहीं किया, क्योंकि आप तो नेगेटिव मार्किंग भी रखते हो, है ना। यस। तो मतलब ये भी नहीं कि अटेम्प्ट करने वाले को नंबर दें, तो वो मतलब बहुत गंदा होता है। पेपर में अगर क्वेश्चन गलत आ जाए ना, बहुत ही गंदा होता है। खास तौर से अगर उस चैप्टर का गलत आ जाए क्वेश्चन, जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है, बहुत दुख होता है। ठीक है। इस बार ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया था, इस पिछले साल, मतलब वो भी तो इसी 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया था। मतलब क्या बताएं, इंटीजर टाइप था, जो थ्योरी नॉर्मल सिलेबस में नहीं है उससे दिया था, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन उसका जो प्रॉपर तरीके से जो आंसर आना चाहिए वो आ रहा था 4.49 समथिंग। ठीक है। तो उसको अब इंटीजर मार्क करना है तो 4 भी मार्क कर सकते हो और 5 भी मार्क कर सकते हो। और अगर आपको ये आंसर देख के आपने डिसाइड किया अच्छा ठीक है, जो सिलेबस के अंदर जो अप्रॉक्सीमेशन, वो अप्रॉक्सीमेशन लगाना होगा, तो आंसर 3 आ जा रहा था। तो आईटी ने बोला चलो जिसने 3 मार्क किया उसको भी नंबर दूंगा, जिसने 4 मार्क किया उसको भी नंबर दूंगा, जिसने 5 मार्क किया उसको भी नंबर दूंगा। तो किसी ने केस कर दिया कि वे क्या मजाक चल रहा है क्या, तो फिर सबको बोनस मिल गया। पहला क्वेश्चन था पेपर का, बच्चों का खूब टाइम वेस्ट हुआ फालतू में। मतलब जिसने सही सोचा ना उसका तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, जिसने गलत सोचा और 3 मार्क कर दिया वो तो बच गया, क्योंकि उसको तो मतलब उसके लिए तो क्वेश्चन वो 1 मिनट का था। लेकिन जिसने प्रॉपर तरीके से सोच के किया ना, उसके लिए क्वेश्चन था 5-7 मिनट का क्वेश्चन था, और 5-7 मिनट का क्या मिला, ठन गोपाल, है ना। यस सर। सो ये सब बहुत गड़बड़ होती है पेपर में। कभी भी क्वेश्चन गलत आना अच्छी बात नहीं होती है, स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ज़्यादा परेशान करते हैं, और जिनकी तैयारी बीच के लेवल पे होती है सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब जो एंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना कि हाँ मेरे को, मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर वो उस क्वेश्चन में फंस गया बच्चा गलत क्वेश्चन में, तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। नहीं, आगे क्या बढ़ना है, अगला जो टॉपिक है वो तो काफ़ी बड़ा है, टॉपलिंग नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है। और पिछला पेज एक बार दिखाएं। ठीक है बेटा, देख लो, मेरे को एक और क्लास शुरू करनी है। हाँ बोलिए। सर एक्सटर्नल टॉक तो हर बार आप 0 किए तो